Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण प्रकरण दी टर्किश इन्वेजन से संबंधित जो चर्चा कर रहे हैं इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और यह जो टॉपिक है इसको हम लोगों ने अपने सुविधा के दृष्टि से छोटा टॉपिक बनाया है। यह मूल रूप से 11वीं और 12वीं सदी में तुर्कों के आक्रमण और तुर्कों के राज्य की स्थापना में महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी से संबंधित चर्चा इस चैप्टर में हम लोगों को करना था। और इस क्रम में हम लोगों ने एक छोटा टॉपिक दी टर्किश इन्वेजन के माध्यम से क्लास का विस्तार कर रहे हैं, कक्षा का। और इसमें हम लोगों ने अब तक महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी से संबंधित विविध पहलुओं को हम लोगों ने देखा। इस लेक्चर में हम लोग एक सब टॉपिक के माध्यम से कि 11वीं और 12वीं सदी में तुर्की मुसलमानों के विरुद्ध हिंदू राजपूत राज्यों या राजाओं की पराजय के कारण से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। इस सब टॉपिक के माध्यम से हम लोग 11वीं 12वीं सदी में जो भी तुर्क भारत पर आक्रमण किए और उस समय भारत के जो हिंदू राजा या राजपूत राजा, अधिकतम राजपूत राजा ही उस समय शासन कर रहे थे भारत पर, तो इन लोगों के पराजय के क्या कारण थे या तुर्कों की सफलता के पीछे क्या किस तरह की बातें निहितार्थ थी। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि भारत ने इस्लाम की बढ़ती हुई शक्ति का मुकाबला लगभग 300 वर्षों तक किया और उत्तर पश्चिमी सीमा पर तुर्कों का प्रवेश उन्होंने रोके रखा। हम देखते हैं कि अरबों का भारत पर आक्रमण सिंध और मुल्तान तक सीमित रहा और तुर्कों द्वारा काबुल, जाबुल, अफगानिस्तान तथा पंजाब की विजय इस्लाम के लिए सहज सिद्ध नहीं हुई। यह एक गौरवपूर्ण बात थी कि जिस इस्लाम ने एशिया, अफ्रीका, यूरोप के अधिकांश भाग और उसमें निवास करने वाली विभिन्न नस्लों को जीतकर अपना अंग बना लिया, उसका मुकाबला जो हिंदू शासक हैं एक लंबे समय तक करते रहे और लंबे समय के संघर्ष के पश्चात ही इनको विजय मिली। फिर इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे कारणों को इतिहासकार, समकालीन इतिहासकार जोड़ते हैं कि कुछ जो समकालीन इतिहासकार अगर हम बात करें, जैसे तत्कालीन विद्वान हसन निजामी की बात करें तो उन्होंने किसी भी कारण को नहीं गिनाया। उसी तरह मिन्हाज सिराज ने भी कोई कारणों पर किसी तरह का प्रकाश नहीं डाला, लेकिन फखरे मुदब्बिर ने अपने ग्रंथ में यह संकेत अवश्य दिया कि राजपूतों की सामंती सैनिक व्यवस्था तथा तुर्की घुड़सवार सेना की गतिशीलता तुर्कों की सफलता का कारण थे। परंतु उसके पश्चात मध्य युग के किसी अन्य इतिहासकार ने इन कारणों को खोजने की गंभीर चेष्टा नहीं की। इस कारण आधुनिक इतिहासकारों ने हिंदू राजाओं की पराजयों के जो विविध कारण बताए हैं वह अपनी अपनी सहज बुद्धि, अध्ययन और तर्क के आधार पर बताए जाते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि अंग्रेज इतिहासकारों ने तुर्कों की एकता, और हम एक एक जो अंग्रेज इतिहासकारों ने कहा है
अंग्रेज इतिहासकारों ने गिनवाया है, क्योंकि हम देखते हैं कि सर्वप्रथम अंग्रेज इतिहासकारों ने ही हमारा जो भारत का इतिहास है उसको उसके लेखन का कार्य आधुनिक रूप से किया। हालांकि इतिहास लेखन से संबंधित यह तथ्य माना जाता है कि भारत में ये आरोप है कि भारत के लोगों को इतिहास लेखन का ज्ञान नहीं था, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि जो हम लोगों के पुराणों में या महाकाव्यों में इतिहास लेखन की जो एक साहित्यिक परंपरा थी वह अपनी एक सांस्कृतिक धरोहर की विशेषता थी। हालांकि इसमें क्रोनोलॉजी और जो आधुनिक इतिहासकार जिसको हेरोडोटस इत्यादि ने लिखा उसके तरह से इतिहास हमारे वहाँ नहीं लिखा जाता था भारत में। इसी कारण अंग्रेज इतिहासकारों ने या अन्य यूरोपीय इतिहासकारों ने कहा कि इतिहास लेखन का ज्ञान नहीं था। तो आइए हम देखते हैं कि अंग्रेज इतिहासकारों ने क्या क्या कारण बताए जब उन्होंने भारत का इतिहास लिखा। तो उन्होंने कहा कि तुर्कों की एकता यह एक कारण माना। तो उनका बहादुर होना कारण गिनाया। फिर हम देखते हैं, फिर उन्होंने लिखा कि ठंडे प्रदेश का निवासी होना, ठंडे प्रदेश का निवासी होना। फिर मांस खाना, धार्मिक जोश का होना इत्यादि, कारण अंग्रेज विद्वानों ने जो इतिहास लिखा उसमें ये सब कारण गिनवाए। लेकिन जब हम इन कारणों का चर्चा करें, एक और जो इतिहासकार एल्फिंस्टन ने लिखा है कि गोरी की सेना में आक्सस और सिंधु नदी के बीच के प्रदेश के लड़ाकू सैनिक थे और उन्हें सल्जुक तुर्कों तथा ततारों से युद्ध करने का अनुभव था। इस कारण हमें उनके विरुद्ध ऐसे व्यक्तियों से कोई आशा नहीं करनी चाहिए जो शांति प्रिय थे, छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे और बिना किसी लाभ या विजय की लालसा के युद्ध करते थे। इस प्रकार के विचार लेनपुल ने प्रकट किए हैं और विसेंट स्मिथ जो हैं ने भी लिखा है कि आक्रमणकारी अच्छे योद्धा थे क्योंकि वे उत्तर के शीत प्रधान देश से आए थे, मांसाहारी थे, युद्ध कला में दक्ष थे। परंतु इस सब मतलब कुछ इतिहासकारों का हम लोगों ने उदाहरण देख लिया कि लेनपुल हो या एल्फिंस्टन हो या विसेंट स्मिथ हो, इन सभी लोगों ने लगभग यही इन्हीं सब कारणों में से बताने का प्रयास किया कि तुर्कों की एकता, बहादुर होना, ठंडे प्रदेश का निवासी होना, मांस खाना, धार्मिक जोश का होना इत्यादि कारण गिनाए। लेकिन आधुनिक समय यह मत स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारतीय सैनिक साहस और बहादुरी में कम नहीं थे। एकता का भी कई जगह हम जो समावेश हम देखते हैं भारतीय सैनिकों में, भारतीय राजाओं में। हालांकि परस्पर प्रतिद्वंदिता, पारस्परिक संघर्ष भले ही थे, लेकिन एकता के तत्व भी दिखे। बहादुर होना तो राजपूत इतिहास में एक अलग अपना स्थान ही रखता है कि बहुत ही बहादुर होते थे। फिर वह विश्व के किसी सैनिकों से कम नहीं थे, भले ही ठंडे प्रदेश या गर्म प्रदेश में रहते हों। और ठंडा देश अथवा मांस खाना व्यक्ति को शूरवीर बनाता है, यह वैज्ञानिक आधार पर भी गलत हो चुका है। और राजपूत शौर्य और साहस की कहानियाँ तो संसार प्रसिद्ध हैं। शरीर के आकार और नस्ल के आधार पर कोई व्यक्ति साहसी और कर्मठ सैनिक होता है, यह विचार अनुभव और विज्ञान के आधार पर स्वीकार नहीं किया जाता। हम देखते हैं कि जो आज आधुनिक समय में भी बहुत सारे जो लड़ाकू सैनिक हैं वह छोटे कद के हो सकते हैं, लेकिन युद्ध में विजय पाते हैं। युद्ध में विजय के लिए युद्ध नीति, रणनीति, शस्त्र और परिस्थितियों के समझ के आधार पर था। हम देखते हैं कि नेपोलियन बहुत ही छोटे कद का व्यक्ति था और उसने अपनी सेना को ऐसे मजबूत किया और इस तरह एक विश्व विजेता के रूप में रहा। फिर सिकंदर की भी बात कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे शासकों का उदाहरण दिया जा सकता है कि जिनका कद काफ़ी छोटा रहा और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सफलताएं अर्जित की।
इस तरह हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि तुर्कों की एकता, बहादुर होना, ठंडे प्रदेश का निवासी होना, मांस खाना, धार्मिक जोश इत्यादि सब कारण एक गौण कारण हो सकते हैं, जिसमें बहादुर होना ये सब और ठंडे प्रदेश का निवासी होना, मांस खाना ये सब तो व्यर्थ निरर्थक है। इस पर किसी तरह का डिबेट नहीं हो सकता। धार्मिक जोश जो है थोड़ा बहुत धर्म का सहारा लेकर सैनिकों में उत्साह भरने का प्रयास किया जाता था, और एकता का तत्व है जो युद्ध में विजय दिलाता है। दो तत्व को देखा जा सकता है इसमें। जोधनाथ सरकार ने इस्लाम धर्म से प्राप्त किए हुए तुर्कों के 3 गुणों को उनकी सफलता कारण बताया है। उनके अनुसार जो प्रथम कारण है, तुर्कों में जाति भेद और उच्च नीच की भावना नहीं थी, जिसके कारण उसमें उनमें सामाजिक समानता की भावना थी, और जिसने उन्हें एकजुट होकर युद्ध करने का भावना प्रदान किया। तो तुर्कों में जाति भेद और मतलब उसमें समानता का होना, तुर्कों के अंदर समानता अर्थात एकता इत्यादि का होना जोधनाथ सरकार ने माना है प्रथम कारण। द्वितीय कारण वह बताते हैं कि भाग्यवादिता और अल्लाह में विश्वास ने उन्हें मृत्यु के भय से मुक्त रखा, जिससे उनकी युद्ध करने की क्षमता में भावनात्मक दृष्टि से वृद्धि हुई। जो दूसरा कारण जोधनाथ सरकार बताते हैं उसके अनुसार हम मानते हैं कि भाग्यवादिता और अल्लाह में विश्वास ने उन्हें मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया। इसके कारण युद्ध करने की क्षमता में भावनात्मक दृष्टि से उनकी वृद्धि हो गई और इसके कारण वो सफल हो गए। तो अगर तृतीय कारण बताएं जोधनाथ सरकार के मत के अनुसार, तो इस्लाम द्वारा शराब या अन्य कोई नशा करना वर्जित है, जिसके कारण तुर्क कोई नशा नहीं करते थे और युद्ध में अपनी सहज बुद्धि का प्रयोग कर पाते थे। ये सभी उनकी सफलता के कारण थे। तो जोधनाथ सरकार ने फिर उनका जो शराब इत्यादि न पीना और उसके कारण जो युद्ध कौशल है उसमें भरपूर प्रदर्शन को उन्होंने माना है। परंतु अगर जोधनाथ सरकार के इन विचारों को भी तर्कपूर्ण स्वीकार हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुर्कों में पूर्णतः भाईचारा हो अथवा पूर्ण सामाजिक समानता यह स्वीकृत नहीं है, तथा वे सभी कुछ अल्लाह पर छोड़ देते थे, यह भी मान्य नहीं है। तुर्क पूर्णतः नशे से मुक्त हो, यह भी सर्वमान्य नहीं है। प्रोफेसर खलीक अहमद निजामी ने हिंदू की सामाजिक व्यवस्था और जाति भेद के अंतरों को, जिनके कारण हिंदुओं की संपूर्ण सैनिक व्यवस्था दुर्बल हो गई थी, इसका प्रमुख कारण बताया है। इसी तरह श्री रमेश चंद्र दत्त ने उस समय की गिरी हुई राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को इसका मुख्य कारण बताया है। के.एम. पणिक्कर ने विदेशों से भारत का संपर्क न होना और समाज, धर्म, साहित्य, कला आदि की दृष्टि से भारत की पतोन्मुख संस्कृति को इसके लिए उत्तरदायी बताया है। वहीं डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने आंतरिक दुर्बलताओं को इसके लिए दोषी ठहराते हुए जाति व्यवस्था, ब्राह्मणवाद के उत्थान और स्त्रियों की हीन स्थिति पर बल दिया। डॉक्टर किशोरी शरण लाल ने राजनीतिक एकता के अभाव से उत्पन्न सामाजिक उच्च श्रृंखलता और विभाजन को स्पष्ट करते हुए गुप्तचर विभाग की कमी और रणनीतिक दुर्बलता पर बल दिया। एक शब्द है उच्च श्रृंखलता, इसको अगर लिखने में दिक्कत हो तो इसको लिखा जा सकता है उच्च श्रृंखलता और विभाजन इत्यादि, जो कि किशोरी शरण लाल ने बताया है। फिर हम डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार माने तो राजनीतिक एकता का अभाव और सामाजिक विभेद, ब्राह्मणवाद का उत्थान, नैतिक पतन और भारतीयों की तुलना में तुर्कों की रणनीति, सैनिक संगठन, साधन आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ होना इसका कारण बताएं। इस प्रकार हम जब विभिन्न विद्वानों की चर्चा करते हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने प्रोफेसर सर जोधनाथ सरकार, अगर अंग्रेज इतिहासकारों को भी ले लें और समकालीन इतिहासकारों को ले लें तो फ़ख्र मुदब्बिर, अंग्रेज इतिहासकारों के लिए उसमें प्रमुख रूप से विसेंट आर्थर स्मिथ, एल्फिंस्टन, लेनपुल इत्यादि की चर्चा हम लोगों ने किया। फिर हम लोगों ने जोधनाथ सरकार की बातों को लिया। प्रोफेसर खलीक अहमद निजामी, श्री रमेश चंद्र दत्त, के.एम. पणिक्कर, आर.सी. मजूमदार, किशोरी शरण लाल, डॉक्टर किशोरी शरण लाल, डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव इत्यादि विद्वानों के मतों को हमने देखा, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विद्वानों ने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, सैनिक और आर्थिक आदि सभी जो कारणों पर प्रकाश डाला है। इस आधार पर तुर्कों के विरुद्ध भारतीयों की पराजय के हम जो कारण हैं वह कई कारणों को देख सकते हैं। तो
तो पराजय के जो कारण हैं उन कारणों में हम देख सकते हैं कि राजनीतिक कारण था, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, नैतिक कारण, सैनिक कारण, इन सबको कारण एक मेन टॉपिक के रूप में देखा जाए। फिर आर्थिक कारण, आर्थिक कारण इत्यादि बहुत सारे कारण रहे थे। तो किसी एक कारण के कारण न तो तुर्कों की सफलता हुई न राजपूतों की पराजय हुई, इसके विविध कारण थे। तो सर्वप्रथम हम राजनीतिक कारण को लें तो हम देखते हैं कि भारत की राजनीतिक दुर्बलता उसकी पराजय के कारण थी। राजनीतिक दुर्बलता का कुप्रभाव सामाजिक, नैतिक और सैनिक स्थिति पर भी पड़ा था। राजनीतिक एकता का अभाव और संपूर्ण अथवा उत्तरी भारत में भी एक शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य का न होना इस दुर्बलता का एक कारण था, परंतु इसका मुख्य कारण नहीं था। सम्राट अशोक के पश्चात भारत में कभी भी राजनीतिक एकता न हो सकी थी। शक्तिशाली गुप्त सम्राट और सम्राट हर्ष भी उस दृष्टि से भारत को राजनीतिक एकता प्रदान नहीं कर सके थे। प्राचीन और मध्य युग की उन परिस्थितियों में भारत जैसे विशाल उपमहाद्वीप को एक राज्य में संगठित करने के प्रयत्न भी सफल नहीं हो सकते थे, बल्कि इतिहास इस बात का भी साक्षी है कि जब कभी भी इस बात का प्रयत्न किया गया वह असफल हुआ। इस प्रकार संपूर्ण भारत की राजनीतिक एकता न तो साधारणतया संभव थी और न आवश्यक। निसंदेह भारत उस समय विभिन्न राज्यों में बटा हुआ था, परंतु उनमें से अनेक राज्य शक्ति, समृद्धि, विस्तार और सैनिक बल में गजनवी और गोरी के राज्यों से कम नहीं थे। इस कारण राजनीतिक दुर्बलता का मुख्य कारण एक राज्य का अभाव नहीं बल्कि भारतीय राज्यों की निरंतर पारस्परिक प्रतिस्पर्धा और शत्रुता थी। धर्म द्वारा दिग्विजय स्वीकृत थी और राजपूत शौर्य और अभिमान युद्धों के अनुकूल था। इस कारण विभिन्न राजपूत राज्य आपस में निरंतर युद्ध करते रहते थे। इनमें से अधिकांश का संघर्ष वंशानुगत था और बहुत से केवल यश की भावना से युद्ध करते थे। उन निरंतर संघर्षों के कारण वे विदेशी शत्रु के सम्मुख अपने राज्य, धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए एकत्र न हो सके और न विदेशी आक्रमण की सफलता के प्रभाव को ठीक प्रकार समझ सके। इसके अतिरिक्त निरंतर युद्धों में लगे रहने के कारण वे अपने सैनिक बल को क्षति पहुंचाते थे। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि भारत की नौकरशाही जो ब्यूरोक्रेसी के नैतिक पतन ने भी इस पराजय में भाग लिया, परंतु यह मान्य नहीं है। यदि मुसलमानों के साथ किसी ने सहयोग किया तो वह भारतीय नौकरशाही न थी, बल्कि मुख्यतः बौद्ध मतावलंबी और निम्न जातियों को कुछ विद्वानों ने बताने का प्रयास किया है कि कुछ निम्न जातियां या कुछ बौद्ध जातियां ने सहयोग किया जो कि हिंदू समाज की कट्टरता और सामाजिक असमानता से असंतुष्ट थीं। लेकिन हम देखते हैं कि ये भी तथ्य बहुत हद तक सही नहीं है, क्योंकि भारतीय राज्यों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के अतिरिक्त उनकी राजनीतिक दुर्बलता का एक अन्य प्रमुख कारण राजपूतों की जो जागीर प्रथा थी, जिसने भारत को आलसी दत्त के शब्दों में राजनीतिक पतन के अंतिम श्रेणी तक पहुंचा दिया था। प्रत्येक जागीरदार अपने कुल और जागीर का स्वामी था और वह उसकी रक्षा करना था, उसके सामने विरोधी करना अपना प्रमुख कर्तव्य समझता था। इससे न केवल राजपूतों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलता था, बल्कि ऐसे जागीरदारों की सेनाओं से मिलकर बनी हुई एक राजपूत राजा की सेना विभिन्न पृथक पृथक टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई ऐसी सेना होती थी जिसमें एकता, नेतृत्व और सैन्य संचालन का अभाव होता था। जागीरदारी व्यवस्था राज्य की आर्थिक, प्रशासनिक और सैनिक एकता के विरुद्ध थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो राजनीतिक कारण के रूप में गिनाया जाता है तो उनकी पारस्परिक प्रतिस्पर्धा और अपने आसपास के राजाओं से निरंतर संघर्ष, जिसके कारण वह शत्रु का पूरी एकजुटता जो एक बल से यानी कि पूरे मनोवेग से जो उनके विरुद्ध आक्रमण किया जा सकता था या उनसे अपने राज्य की सुरक्षा की जा सकती थी, वो करने में समर्थ नहीं हो सके और वो जब तक समझते तब तक
तुर्कों ने भारत का विजय कर लिया था। और एक तथ्य हम यहाँ ये भी प्रकाश डालना चाहेंगे कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो जिस काल और दशा में पढ़ते हैं उस काल और दशा की मनोभावनाओं को हम इतिहास पे आरोपण न करें, क्योंकि जो भी बातें की जाती हैं, चाहे निम्न जाति या निम्न बौद्ध मातावलंबी या निम्न जातियों के हे दृष्टि, ये सब जो कारण हम गिनाते हैं कि राजपूतों की पराजय के कारण रहे होंगे, तो ये संभवतः ये सब नहीं थे। हाँ, ये जरूर था कि इन भारत में जो जाति विषमता है, जाति उच्च और निम्न जाति में बटा हुआ जो श्रेणी क्रम है, इसके कारण एक समाज का एक वर्ग हमेशा से दबा कुचला रहा, जिसके सहयोग को भारत प्राप्त नहीं कर सका। और हम देखते हैं कि जब इस वर्ग को मौका मिला तो यह वर्ग भी समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य किए। तो यह एक गौर कारण माना जा सकता है कि उस समय जब, क्योंकि हम कारणों का विस्तार कर रहे हैं और आधुनिक हिसाब से सोच रहे हैं, तो यह एक कारण दिखता है। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में जिस तरह की परिस्थितियां थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास सेना थी, शक्ति था, वह विश्व विजय कर लेता था। उस वर्तमान परिस्थितियों में जो मध्यकाल का परिस्थिति है, वह एक तरह से जिसके पास बल था वह शासन करता था और उसमें बहुत एक बड़े वर्ग का अहित भी होता था। तो उन सब कारणों को हम इतिहास के तथ्यों में जोड़ के न देखें हम, लेकिन जब हम कारणों की विवेचना करेंगे, जब आप पढ़ते हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, तो कार्य में जब सफलता मिलती है तो उसके कुछ कारण गिनाए जाते हैं, कार्य में जब विफलता मिलती है तो उसके कुछ कारण गिनाए जाते हैं। तो प्रत्येक कार्य के पीछे कारण का प्रभाव रहता है और इसी दृष्टि से ही हम लोगों को जो कारणों का विवेचन करना चाहिए। इसमें किसी मत, किसी पंथ, किसी विचारधारा इत्यादि से बढ़ के और अपनी दृष्टि को संकुचित नहीं करना चाहिए। और इसी आलोक में हम राजनीतिक जो कारण है, राजनीतिक दुर्बलता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे और इसके साथ ही चर्चा को समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में अन्य जो कारण हैं, धार्मिक कारण हो, सामाजिक दुर्बलता हो, नैतिक पतन हो, सैनिक कारण हो, आर्थिक कारण हो, इन सभी कारणों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। और उन क्रम में जो भी इतिहासकारों ने जो तथ्य दिए हैं और जिसका विविध किताबों में उल्लेख है, उसकी हम चर्चा करेंगे। इसको आपको अपने मत से केवल ऐतिहासिक तथ्यों को ही पकड़ना है, इसमें किसी तरह के मत और विचारधारा के समर्थन या उसके विरोध की बात नहीं सोचनी है। और इसी के साथ चर्चा समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।